अब क्या ग्रीवेंसेस है आप लोगों के इस दौरान और क्यों आप लोग एहतजाज कर रहे हैं मुसलसल? ये है कि एमटीआई के नाम पे एक रिफॉर्म्स की बात की जाती है कि हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं। बेसिकली एमटीआई जो ऑर्डिनेंस पिम्स के लिए वो उन्होंने सदर साहब ने जारी किया है। बेसिकली उसमें निजकारी है, पिम्स की प्राइवेटाइजेशन है, जिसमें पिम्स को बॉडी कारपोरेट में कन्वर्ट कर दिया गया है, जिसमें ऑर्डिनेंस में लिखा है कि यहाँ पे जो पेशेंट्स आएंगे उनसे हम फंड जनरेट करेंगे, लेबॉर्ट्री के टेस्ट के पैसे लेंगे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड के, एक्सरेज के पैसे लेंगे, एडमिशन के पैसे होंगे और उन पैसों पे कुछ उनका हिस्सा हॉस्पिटल को जाएगा, कुछ उन डॉक्टरों को दिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि यहाँ पे 4200 मुलाजिमीन है। उस एक्ट में उन्होंने लिखा है कि अगर आप इनको ऑप्ट करोगे तो एमटीआई में आओगे, ऑप्ट नहीं करोगे तो आप फिर इस हॉस्पिटल में आप मजीद आप नौकरी नहीं करोगे, आपको सरप्लस पूल में भेजा जाएगा और इसके बाद अगर हमें जरूरत हुई तो आपको पिम्स में डिपोटेशन पे लेके आएंगे। हमारी जो रिजर्वेशन है वो ये है, और रिफॉर्म्स अगर लेके आने हैं तो आप रिफॉर्म्स लेकर आओ, हम बिल्कुल आपके साथ देंगे। लेकिन अगर आप प्राइवेट स्टेटस पिम्स को चेंज करोगे तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं है। अगर हमारी नौकरियों को खत्म करोगे तो हम कैसे इसको एक्सेप्ट करते हैं। दूसरी बात ये है, ऑलरेडी अवाम पीसीबी है, अगर उससे भी आप ये सेहत की सहूलत फ्री जो थोड़ा बहुत अस्पताल में मिलता है वो छीन लें तो फिर मेरे ख्याल में ये प्राइवेटाइजेशन ही है। ये किसी के एजेंडा तो हो सकता है, अवाम के लिए कोई रिलीफ पैकेज नहीं। लेकिन डॉक्टर साहब, जब ये सरकारी अस्पतालों की हालत ऐसी हो गई है कि कोई वहाँ जाने का रिस्क नहीं लेता। अभी मैं देख रहा था कि ये कोविड के दौरान कि वज़ीर, मुशीर, बासर लोग वो निजी अस्पतालों में जा रहे थे लेकिन पिम्स की तरफ नहीं आ रहे थे। तो अगर सरकारी अस्पताल सही चल नहीं रहे हैं तो फिर हुकूमत और क्या करें? नहीं सर, सरकारी अस्पताल बिल्कुल सही चल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा आपको इसकी तस्वीर करूं, हम 10,000 पेशेंट्स देखते हैं लेकिन सरकारी अस्पताल में गरीब आते हैं, इसलिए उनको मजीद कोई ना कोई मजीद कोई फंड देना चाहते हैं, ना कोई इनको इंस्ट्रूमेंट्स देना चाहते हैं। बेसिकली 10,000 पेशेंट्स हम डेली देखते हैं। कोविड में पूरे पाकिस्तान के अंदर पिम्स सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस पिम्स की है। इस वक्त हमारे पास 10 वार्ड्स हैं कोरोना के जिसमें हम कोरोना ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन सभी साहब उसमें सारे वो लोग आते हैं जो प्राइवेट सेटअप अफोर्ड नहीं कर सकते। जो लोग पैसे अफोर्ड कर रहे हैं वो तो जा रहे हैं शिफा में, मारूफ में या कलसूम में। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपका मौक़िफ़ सामने आ गया। पाकिस्तान नाज़रीन ज़री मुल्क है और ये हमारी मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, लेकिन इस वक्त सबसे ज़्यादा जो परेशान तबका है वो शायद किसान तबका है। तो मरकज़ी सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद महमूद खोखर साहब हमारे साथ हैं। खोखर साहब, आजकल आप लोग भी एहतजाज वजह क्या है? आप लोगों के जो मसाइल थे वो हल नहीं हुए? सर मैं आपको अर्ज करूं सर, सिर्फ ये हमारे मसाइल नहीं, ये पूरी पब्लिक के, आम आदमी के मसाइल हैं जी। ठीक है जी, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ा दी गई है बहुत ज्यादा और आज ही डीएपी का रेट 400 रुपए और बढ़ गया जी। अच्छा, 4000 की अब 4400 हो गई है जी, जबकि आज से 2 साल पहले ये 2 से 2500 रुपए की थी। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रहा है दुनिया के साथ, रीजन के साथ। अब इंडिया को ले ले, वहाँ पे जो यूरिया की कीमत है वो पाकिस्तान रुपीज में 540 की है और हमें मिल रही है 1750 में। वहाँ पे डीएपी के रेट पाकिस्तान रुपीज में को 2300 रुपए, हमें मिल रही है 4400 में। वहाँ बिजली मुफ्त है, यहाँ बिजली का बिल अदा नहीं कर सकते। एक तो हमें प्रॉब्लम है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में। दूसरा, हमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो पिछली कई दहाइयों से रिसर्च पे काम नहीं हो रहा बिल्कुल ही। हमारा जो एग्रीकल्चर रिसर्च का बजट है वो एग्रीकल्चर की जीडीपी का 0.18 है। इंडिया की इतनी बड़ी जीडीपी है, उनका 0.4 है, चाइना 0.5 है, ब्राजील 1.75 है। हमने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। आज मैं एज ए काश्तकार सर शर्मिंदा हूँ अपनी कौम से कि आज हम गंदम इंपोर्ट कर रहे हैं, हम दालें इंपोर्ट कर रहे हैं, हम कॉटन इंपोर्ट कर रहे हैं, हम एडिबल ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। हमको तकरीबन मेरे ख्याल में कोई 10 से 12 बिलियन डॉलर की हमारी इंपोर्ट है एग्रीकल्चर की इस वक्त जी। इससे बड़ी हमारी बदकिस्मती क्या हो सकती है? तो कुकर साहब, ये सब कुछ तो पहली हुकूमतों में भी होता रहा, तो उस वक्त आप लोग एहतजाज नहीं कर रहे थे, अब क्यों कर रहे हैं? नहीं, उस वक्त हमने बहुत एहतजाज किए हैं सर। जो 2017 में जिस दिन बजट पेश हुआ है, हम इस्लामाबाद में, उस दिन हमारे ऊपर शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ, गिरफ्तार हुआ। मैं वहाँ कई दिन वहाँ पे गिरफ्तार रहा जी। हमारे ऊपर उस वक्त लाहौर में शेलिंग हुई, लाठीचार्ज हुआ, मुझे गिरफ्तार करके वाघा बॉर्डर रखा गया। एहतजाज तो हम हमेशा करते रहे हैं जी।
اور آج تو احتجاج کرنا ویسے بھی سنت عمران خان ہے جی. اچھا، اس وقت اگر مختصر الفاظ میں آپ بتائیں کہ موٹے موٹے آپ کی ڈیمانڈز کیا ہیں؟ سر اس وقت ہماری جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے، پہلی چیز تو کہ ریسرچ پہ توجہ دی جائے جی. ہماری پروڈکشن کم ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ریسرچ نہیں، ہمارے پاس بیج نہیں ہے جی. ٹھیک. آج ہم کاٹن میں ہماری جو پیداوار کی 92 میں وہ 1,28,00,000 بیل تھی، انڈیا 1,10,00,000 تھا. بہتر سیڈ، بہتر ریسرچ کی وجہ سے آج انڈیا 4 کروڑ پہ چلا گیا اور ہم 50 لاکھ پہ آ گئے اس وقت. 1,28,00,000 سے 50 لاکھ پہ آ گئے ہیں. یہ ہمارا جو سب سے بڑا لاس ہو رہا ہے، ہماری معیشت کی تباہی کی وجہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے جی. ہماری دوسری چیز ہے ریسرچ کے بعد پھر ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بہت زیادہ ہے جی. ہمارے پاس ہمیں سپورٹ پرائس نہیں ملتی. انڈیا میں تقریباً 27-28 کراپ کی سپورٹ پرائس ہمیں سوائے گندم کے علاوہ کوئی سپورٹ پرائس نہیں ہے. تو اس لیے اب اس چیز پہ ابھی ایک کمیٹی اب ایک گورنر صاحب نے کمیٹی بنائی ہے، ایک چیف منسٹر نے بنائی ہے، ایک پرائم منسٹر نے کمیٹی بنائی ہے. کمیٹیوں میں کام چل لیکن کوئی ڈیسیجن نہیں ہو رہا، فیصلہ نہیں ہو رہا. بہت شکریہ کوکر صاحب. ناظرین، کسانوں کی فریاد آپ نے سنی، لیکن تاجر بھی اس وقت انتہائی پریشان حال ہے. تو تاجروں کی فریاد سنتے ہیں کہ وہ کیوں احتجاج کر رہے ہیں. صدر مرکزی تنظیم تاجران پاکستان محمد کاشف چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. چودھری صاحب، آپ لوگ کیوں اس وقت ناراض ہیں اور احتجاج کی طرف جا رہے ہیں؟ میں افسوس کے ساتھ یہ بات کہوں گا کہ آج کی حکومت ہو یا ماضی کی حکومتیں ہوں، ہمیشہ اس ریڑھ کی ہڈی کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس گزشتہ 2.5 سال کے اندر تو عمران خان کی حکومت بظاہر معیشت کو سنبھالنے کی بات کرتے ہیں، سمت کو درست کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن بجٹ 2019 کے بعد بھی آپ کے علم میں ہے کہ ہم نے ملک گیر سطح پر 3 دن کا شٹر ڈاؤن ہڑتال کی، جس کے بعد حکومت پاکستان کے ساتھ حفیظ شیخ صاحب اور شبر زیدی صاحب کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ بھی طے پایا. اور پھر عمران خان صاحب سے بھی ہماری اس حوالے سے کئی ملاقاتیں ہوئیں، لیکن وعدے، طفل تسلیاں اور حسین خواب تو دکھائے جاتے ہیں، لیکن عملی طور پر ہمیں آج تک یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس ملک کے معاشی فیصلے کون کر رہا ہے. وزیر اعظم سے ہم ملتے ہیں تو وہ کوئی اور بات کہتے ہیں، لیکن جب ہم وہی معاملہ لے کر وزراء کے پاس جاتے ہیں تو وہاں بات کچھ اور ہوتی ہے، اور چند دن کے بعد جب کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے تو وہ بالکل اس سے متضاد آتا ہے. بیسک ڈیمانڈز کیا ہیں آپ کے اس وقت؟ دیکھیں، اس وقت سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ پیداواری لاگت میں جو اضافہ ہے، جب تک پیداواری لاگت کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا تو پاکستانی مصنوعات عالمی منڈیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس میں بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا ایک بڑا ایشو اس وقت موجود ہے. اسی طریقے سے ایف پی آر کا جو ٹیکسز کا نظام ہے، ایف پی آر کے حوالے سے ریفارمز کی، ایف پی آر کے ڈھانچے کو اثر نو ترتیب دینے کی، ایف پی آر سے کرپشن کے اور رشوت کے خاتمے کی باتیں تو کی گئیں، لیکن ابھی تک ایف پی آر کے نظام کے اندر ریفارمز نہیں لائی گئیں. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیشہ ٹیکس گوشوارے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹیکس کے اہداف پورے نہیں ہوتے. آپ دیکھیے پچھلے گزشتہ سال کے اندر جو اہداف رکھے گئے وہ پورے نہیں ہوئے. اور دوسرا یہ کہ جو پہلے سے ٹیکس گزار ہیں انہی کا خون نچوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہم جاتے ہیں ٹیچرز کے مسئلے کو جاننے کے لیے. نعمت اللہ صاحب، جنرل سیکرٹری آل پاکستان بیسک کمیونٹی اسکول ٹیچر ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ ہیں. نعمت اللہ صاحب، آپ لوگوں کی کیا گریونسز ہیں، کس لیے احتجاج کر رہے ہیں؟ ہم لوگ مسلسل گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں ریگولر کرو، کیونکہ پاکستان کے قانون کے مطابق اگر ایک پروجیکٹ 3 سال چلے تو اس کے ملازم کو ریگولر کیا جاتا ہے. لیکن بدقسمتی سے یہ 25-26واں سال جا رہے سر کہ ابھی تک ہمیں ریگولر نہیں کیا گیا. اس سلسلے میں ہم لوگوں نے کئی دھرنے بھی دیے ہیں. ایون یہ کہ 2011 میں ہم نے ایک دھرنا دیا تھا. اس وقت عمران خان صاحب خود ہمارے ساتھ دھرنے میں شریک ہوا تھا. عمران خان صاحب نے ہمارے ساتھ ایک امینڈمنٹ کیا تھا. ابھی تک اس کا پروف ہمارے پاس موجود ہے، ویڈیو بھی موجود ہے. اور عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر میں برسر اقتدار آ جاؤں گا تو میں آپ لوگوں کو ریگولر کروں گا، آپ کی تنخواہ بھی ڈبل کر دوں گا. لیکن پھر بھی عمران خان صاحب کا حکومت آیا اور عمران خان صاحب نے ہمیں ریگولر کر دیا. لیکن ہم نے یاد دہانے کے لیے وہاں پہ ایک دھرنا دیا اسلام آباد میں. ان لوگوں نے پھر ہمارے ساتھ شریار افریدی آیا. اسی ٹائم شریار افریدی جو تھا وہ وزیر داخلہ تھا. اس نے ہمارے ساتھ کمنٹمنٹ کیا کہ 1 مہینے کے اندر آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. 1 مہینہ گزرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہوا. پھر ہم نے دھرنا دیا. پھر 13 دسمبر 2018 کو ہمارے ساتھ ایک ریٹن ایگریمنٹ ہو گیا. اس کے مطابق کہ جو ہمارے اس وقت ہمارے 10 مہینے کا سیلری رکا ہوا تھا کہ آپ کا تنخواہ ادا کیا جائے گا اور 1 سال کے اندر آپ کو ریگولر کر دیا جائے گا. 1 سال گزرنے کے بعد ہمیں ریگولر نہیں کیا گیا. پھر ہم لوگوں نے
ये याद दिलाने के लिए हमने दोबारा धरना दिया। बुनियादी मसला वही रेगुलराइजेशन का है जो कि आपके साथ वादा पूरा नहीं कर रही हुकूमत। बहुत शुक्रिया। अंजुम साहब जो PIA का दुकड़ा सुनाएंगे हमें और जनरल सेक्रेटरी हैं PIA ऑफिसर एसोसिएशन के, तो उनसे बात करते हैं। सफदर साहब, क्या सूरत हाल है आप लोगों का? अगर PIA चल नहीं रहा था तो हुकूमत अगर उससे जान छुड़ाना चाहती है तो क्या एतराज़ है आप लोगों को? सर हमें तो कोई इतराज नहीं। हम तो गुज़श्ता कई अरसे से एक ही स्ट्रगल कर रहे हैं सर कि हमें कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट दी जाए जो कि PIA को चलाने की आहल हो सर। तो सर मौजूदा हुकूमत ने तो हद कर दी कि वो ये 6 अक्टूबर 2020 को ये फैसला होगा और 26 अक्टूबर 2020 को एक हाजिर ड्यूटी एयर मार्शल को लगा दिया PIA में चेयरमैन सर, और साथ ही वो 8-10 एयर कमोडोर और दूसरी टीमें लेके आ गए सर। तो अब ये हम तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि करें, लेकिन हालत सूरत हाल ये है सर कि मैं तकरीबन 38 साल से PIA के साथ वाबस्ता है सारा, लेकिन इतनी बुरी हालात हो गए। गुज़श्ता 70 साल में इतने बुरे हालात नहीं थे जितने अब इस मौजूदा मैनेजमेंट की वजह सर हो गए। लेकिन सफदर साहब, अगर आप लोग सही चलाते और ये डिग्रियों का मसला ना होता, सही ड्यूटी करते, तो फिर हुकूमत बाहर से लोगों को लाने पे मजबूर ना होती ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, इसलिए कि बिल्कुल ये हमेशा से ये रहा है कि पहले तो जितने भी लोग आते हैं अपनी नाकामी का बोझ यूनियन और एसोसिएशन पे डाल के ना चुप करके निकल जाते हैं। लेकिन आप ये मौजूदा मैनेजमेंट है साफी साहब, इसका इन्होंने तो यूनियन मैनेजमेंट एसोसिएशन सब का नाटका बंद किया हुआ। PIA के अंदर PIA को टॉर्चर सेल बनाया हुआ है। तो इस एक मौजूदा मैनेजमेंट की नाकामी का तो कोई दूसरा फर्द जिम्मेदार नहीं है, ये खुद ही जिम्मेदार है सर। इसलिए कि इन्होंने किसी को सांस लेना भी नहीं दे रहे जी। बहुत शुक्रिया जी। मलिक अजहर महमूद साहब, सेक्रेटरी सुप्रीम काउंसिल ऑल पाकिस्तान स्कूल्स एंड कॉलेज एसोसिएशन के, उनकी फरियाद सुनते हैं। मलिक साहब, आप लोग क्यों नाराज़ है हुकूमत से, क्यों एहतजाज कर रहे हैं? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो प्राइवेट तालीमी सेक्टर जो है वो बड़ा खुश था इस बात पर, चाहे वो जिससे भी सियासी वस्तगी रखते थे, इस बात पे खुश थे कि इमरान खान साहब अपनी हर स्पीच में ये बात कहते थे कि सड़कों पर और पुलों पर और इमारतों पर जो है इन्वेस्टमेंट करने से नहीं कौमें बनती, कौमें तालीम पर इन्वेस्टमेंट करने से बनती हैं। तो साफी साहब, हम इस पे खुश थे, लेकिन हमें बहुत मायूस किया है मौजूदा हुकूमत ने। क्या किया उन्होंने आपके साथ जिससे आप मायूस हुए? 2.5 साल हो गए साफी साहब, और देखिए 2 करोड़ 10 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ते हैं और तकरीबन 10 लाख असातिज़ा और 20 उनको मिला के दीगर अमले को 20 लाख लोग जो है ना वो उनको रोजगार फराहम किया हुआ इस सेक्टर में। लेकिन आज तक इन 2.5 सालों में किसी भी सतह पर हमें न किसी मशावरत के अंदर शामिल किया गया। हम 40% जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट हैं पाकिस्तान के अंदर, 5 करोड़ और 40 लाख, उनका 40% हमारे पास है, लेकिन हमें किसी मशावरत के अमल में शामिल नहीं किया जाता। हमें जो है वो किसी भी प्लानिंग के अमल में शामिल नहीं किया जाता। और मौजूदा हुकूमत के जो वुज़रा हैं वो इमरान खान के विजन को समझे ही नहीं, और वो तो इसको बिल्कुल अहमियत नहीं दे रहे हैं, बल्कि वो तो यूं हमें लगता है कि हम पे कोई बैरूनी उससे कोई हाकम आ गए हैं, वो बस हमें ऑर्डर करते हैं कि जी ये करना है वो करना है। अभी आप ये देख लें कि अभी ये मौजूदा जो कोरोना की सिचुएशन है, इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर जो सबसे ज्यादा ज्यादती की गई है वो जो है निजी तालीमी इदारों के साथ की गई है, ठीक है, और बच्चों के साथ की गई है। एक तो पहले इतना अरसा जो है क्या ज्यादती हुई, वो तो मजबूरी थी, जाहिर बात है बंद करने पड़े, तो इसमें ज्यादती की क्या बात है? नहीं, देखें पहले उसमें जो पीरियड था उसके अंदर भी जो है वो सबसे ज्यादा जो तकरीबन 7 महीने जो है वो तालीमी इदारों को बंद किया गया। और अभी मौजूदा जो दूसरा पीरियड आया है साफी साहब, उसके अंदर देखें हर चीज खुली हुई थी, पार्क खुले हुए थे, उसके अंदर जो है ना रेस्टोरेंट खुले हुए थे, माल खुले हुए थे, सिर्फ बंद थे तो तालीमी इदारे बंद थे।